ओके स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कल ही हो जाता है टॉपिक, लेकिन कल लाइट चली गई। लाइट जाने से और फिर आई भी नहीं भाई, थोड़ी देर वेट भी किया, आधे पौन घंटे तक। ओके स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक ये। चलो ठीक है। अब आज पढ़ने वाले हैं हम कायिक जनन। कायिक जनन, ठीक है। करें स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, कायिक जनन जो होगा वो जितने भी विकसित पादप होते हैं, विकसित पादप से मतलब है कि जो एंजियोस्पर्म के पादप हैं उन पादपों को हम विकसित पादप कहते हैं। तो विकसित पादप का मतलब होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, फूल, मतलब सारे अंगों का निर्माण हो। ठीक है ना, सारे अंगों का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकसित पादप कहते हैं। और जो ये जो जितने भी मैंने अभी लक्षण बताए हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये सब किसमें पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म के पादपों में पाए जाते हैं। तो जो कायिक जनन की क्रिया होती है वो किसमें होती है, कायिक जनन की क्रिया विकसित पादपों में पाई जाती है। अर्थात एंजियो स्पर्म के पादपों में, एंजियोस्पर्म के पादपों में कायिक जनन पाया जाता है। पता चल गया आप लोगों को कि भाई कायिक जनन किसमें पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म के पादपों में पाया जाता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कायिक जनन होता क्या है। ठीक है, अब कायिक जनन का मतलब है कि पादप के किसी भी अंग के द्वारा, डेफिनेशन क्या है कि पादप के किसी भी अंग के द्वारा, ठीक है, पादप का कोई सा भी अंग से मतलब क्या है, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि नए जीव का निर्माण या पादप में नए पौधे का निर्माण तो कब होता है, जब हम किसी बीज को भूमि में बोते हैं तो बीज को भूमि में बोने के बाद वो अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद नवोद्भिद पादप का निर्माण और पादप से नया वृक्ष बनता है। ठीक है, तो वो तो हमने बीज को बोया भूमि के अंदर, जब जाकर नए पादप का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, पादप का कोई सा भी भाग ले लेना है, या तो जड़ लेना है या तना लेना है या पत्ती लेना है या पत्र कलिकाएं लेनी है या अपस्थानिक कलिकाएं लेनी है। ठीक है, तो पादप के किसी भी भाग के द्वारा जब नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो कायिक जनन की परिभाषा क्या है, जब पादप के किसी भी भाग के द्वारा, किसी भी भाग, किसी भी भाग, कौन कौन सा भाग है, जड़, तना, पत्ती, किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। आगे बात समझ में। जब पादप के किसी भी भाग के द्वारा, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है परिभाषा में, जल्दी बता दो। कोई ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन तो है।
किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई समझ में, यस या नो कर दो फटाफट। परिभाषा आ गई क्या समझ में कायिक जनन की? अरे ये बच्चे सोते रहते हैं, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ये बोल देना भाई ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो, कायिक जनन करने वाली संरचना, कायिक जनन करने वाली संरचना को, ठीक है ना, कायिक प्रवर्ध, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। कायिक जनन करने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध, ये वर्ड अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कायिक जनन करने वाली संरचना को कायिक प्रवर्ध, या एक वर्ड और बोलते हैं इसको प्रोपेग्यूल, ठीक है, प्रोपेग्यूल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपेग्यूल का मतलब क्या हो गया? प्रोपेग्यूल का मतलब क्या हुआ? प्रोपेग्यूल क्या है? जड़ है, तना है और पत्ती है, ये तीनों क्या है? प्रोपेग्यूल या कायिक प्रवर्ध है। तो देखो, कायिक जनन करने वाली संरचना आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जब पादप के किसी भी भाग, कौन सा भाग? जड़, तना, पत्ती, ठीक है ना, के द्वारा नए जीव का निर्माण हो। तो किनके द्वारा हो रहा है? जड़, तना, पत्ती के द्वारा हो रहा है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? कायिक जनन कौन करता है? कायिक जनन यही करता है। तो कायिक जनन करने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। और कायिक प्रवर्ध कौन से भाग होते हैं? जड़, तना, पत्ती ही कायिक प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। कायिक जनन करने वाली संरचनाओं कायिक प्रवर्ध कहते हैं। और कायिक प्रवर्ध से नए पादप बनने की क्रिया को कायिक प्रवर्धन या प्रोपेगेशन कहते हैं। कायिक प्रवर्ध से बनने वाले नए पादप, जो नए पादप बनेंगे ना, उस नए पादप बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या? मतलब कायिक जनन कौन से पादपों में पाया जाएगा? विकसित पादपों में। विकसित पादप से मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म के पादप। और विकसित पादप का अर्थ क्या होता है वास्तविक रूप से? जिसमें जड़, तना, पत्ती, पत्र कलिकाएं, पुष्प, फल, ये सभी भाग पाए जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकसित पादप कहते हैं, ठीक है। अब विकसित पादप के बाद है कायिक जनन की परिभाषा याद करनी है हमें, या इसका पता होना चाहिए कायिक जनन क्या होता है। तो पादप के किसी भी भाग के द्वारा, अब पादप का कोई सा भाग कौन सा हो सकता है? तो जड़ या तना, या तो जड़ या तना या पत्ती, या एक वर्ड और जोड़ लो यहां पर, पत्र कलिका, ठीक है। जड़, तना, पत्ती के द्वारा क्या हो? नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जिन पादप के जिन भागों के द्वारा कायिक जनन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं या प्रोपेग्यूल कहते हैं। और कायिक प्रवर्ध के द्वारा जब नया पादप बनता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन या प्रोपेगेशन कहते हैं। यहां भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी, देखे यस सर, यस सर। हाँ नेहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। हाँ ऐसे बोल दिया करो जल्दी जल्दी, जो मुझे पता चलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे जल्दी से पढ़ाऊं। नहीं तो एक ही चीज को 5 बार बोलूंगा, क्या फायदा है उसमें, ठीक है ना।
भाई मैं सोचता हूँ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मुझे दोबारा बोलना है या दोबारा समझाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग बोल दोगे ना भाई, जैसे मैं बोलता हूँ भाई हाँ समझ में आया, तो आप लोग बोल दिया करो। बस छोटा सा तो लिखना होता है सर, यस सर समझ में आ गया या समझ में नहीं आया, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आज हमें कायिक प्रजनन की सारी विधियां पढ़नी है, ठीक है ना। तो थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है, इसलिए आराम से पढ़ते रहना। जहां भी वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां प्रॉब्लम आए बता देना मुझे, ठीक है। अब देखो जो कायिक जनन है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कायिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला जनन है प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। और दूसरा इसका प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन। और कायिक जनन की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ ली है। कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि पादप के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए। और पादप का कोई सा भी भाग कौन सा होना चाहिए? जड़, तना, पत्ती या पत्र कलिकाओं के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अब कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन हो या कृत्रिम रूप से कायिक जनन हो। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि जब पादप में स्वतः ही नए जीव का निर्माण हो जाए, पादप के किसी भी भाग से स्वतः ही नए जीव का निर्माण हो, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे आप लोगों ने कलम लगाना, कलम तो मनुष्य ही लगाएगा ना, अपने आप तो लगेगी नहीं कलम। भाई ऐसा तो नहीं कि भाई आप वो पेड़ जो पादप है उसने सोचा हो कि भाई मेरे कलम कट जाए और अलग हो जाए। पादप सोचता है कि ऐसा नहीं सोचता, मनुष्य खुद ही उसको कलम के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो जब प्राकृतिक रूप से क्या है, जब प्राकृतिक कायिक जनन का अर्थ क्या है कि जब प्राकृतिक रूप से पादप के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम, हाँ नहीं, हाँ आलू इसमें आएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अभी एक बालक बोला कि आलू, तो आलू प्राकृतिक कायिक जनन में ही है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अपने आप ही कलिकाएं बनेगी। आंख, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में आंख बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं। वो कलिकाएं बनेंगी अपने आप और वो कलिकाओं के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाएगा। अभी मैं सब समझा दूंगा। अभी आप लोग तो ये देखो कायिक जनन कितने प्रकार का, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। जो कृत्रिम कायिक जनन होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। वैसे हमारे कोर्स में थोड़ा थोड़ा होगा, नहीं है शायद। पहला तो है कलम लगाना, दूसरा है रोपण की क्रिया, तीसरा है दाब लगाना और चौथा है बूटी बांधना, ठीक है। बूटी बांधना, बूटी, ये तो कृत्रिम कायिक जनन है। अब आप लोग देखना यहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हो, कलम लगाना क्या होता है और रोपण करना क्या होता है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा जब क्लियर कर दूंगा। अभी तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार का या कितने भागों में बांटा गया है। ये अपनी बुक के अनुसार है भाई। आप लोग अगर बड़ी बुक या स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना, इसमें और भी भाग आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अपनी बुक के अनुसार ही बताए गए हैं, एनसीईआरटी के अनुसार भाई। एक तो कलम लगाना, रोपण, दाब और बूटी बांधना, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है? एक तो होता है पत्र कलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्र कलिकाओं के द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा। तना, जड़, सॉरी, पत्ती, जड़, तना, इन तीनों के द्वारा
क्या होगा, प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना बोर्ड पे? ठीक है साहब, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? ऑनलाइन सारे बच्चे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बेटा जितने भी शब्द मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है कि नेहा, श्रद्धा, नीलाक्षी? यस सर, ठीक है साहब, ओके। ऐसे बोल दिया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ भाई कोई बच्चा है, एक दो बच्चा तो पढ़ रहा है। नहीं तो मैं ऐसा लगता हूँ मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही लिख रहा हूँ और बस मैं खुद ही समझ रहा हूँ। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगने लग जाता है कि जब से ऑनलाइन क्लास चल रही है मैं खुद ही तो पढ़ रहा हूँ और मैं खुद ही समझ रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग एक भी बच्चा होता है ना, थोड़ा यूँ रहता है भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चे को तो समझा रहे हैं अपन कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब देखो तना। अब तने कितने प्रकार के हो सकते हैं? वायव्य तना हो सकता है, अभी सब बता दूंगा मैं, वायव्य क्या होता है, अर्धवायव्य क्या होता है, भूमिगत क्या होता है। लेकिन अभी देखो तना कौन सा हो सकता है? वायव्य हो सकता है। तना कैसा हो सकता है? भूमिगत हो सकता है। ठीक है, सॉरी, तना एक तो वायव्य हो सकता है, अर्ध वायव्य हो सकता है। ठीक है, वायव्य, अर्धवायव्य और एक भूमिगत। तीन प्रकार के तने हो सकते हैं अपने प्रकृति में, या तो पूर्ण रूप से वायव्य, या अर्धवायव्य, या भूमिगत। ठीक है, अब वायव्य का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर ही समझ लो, नोट्स में तो बाद में मिल जाएंगे आप लोग। वायव्य का मतलब क्या है? ये तो है भूमि की सतह, ठीक है, और यहां हमने नीम का पादप उगा रखा है, मतलब नीम का पादप है हमारे सामने ये, और ये नीम का पादप है। ठीक है, तो जब ऐसे तने, ध्यान से सुनना सब लोग, ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग, ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग वायु में उपस्थित हो। अब ये तना है नीम का और इसका संपूर्ण भाग कहां उपस्थित है? वायु में उपस्थित है। तो ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग वायु में उपस्थित हो उन्हें क्या बोलते हैं? हम वायव्य तने कहते हैं। दूसरा, ठीक है, एक हम बेल ले लेते हैं, बेल स्ट्रॉबेरी की बेल ले लेते हैं। तो ये एक बेल है, ये यहां से उग रही है और ये थोड़ा भाग ऊपर जा रहा है और थोड़ा भाग भूमि के अंदर, थोड़ा भाग ऊपर, थोड़ा भाग भूमि के अंदर। जहां अंदर जा रहा है वहां अपस्थानिक कलिकाएं बनती है, सॉरी अपस्थानिक जड़ें या कलिकाएं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये जड़ें बनती है। आप लोगों ने कभी बेल भी तो खींची होगी, जैसे कोई गार्डन वगैरह में आप लोग जाते हो तो थोड़ा सा हम जड़ को खींचते, टक 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 ऐसे उखड़ती है वो, ठीक है ना, ऐसे निकलती है वो वहां से। तो ये इसका कुछ भाग भूमि के अंदर है और कुछ भाग भूमि के बाहर है। तो ऐसे तने जिनका कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भाग भूमि के बाहर हो उन्हें क्या बोलते हैं? हम अर्धवायव्य तने कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर तीसरा है भूमिगत तने, ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग भूमि के अंदर हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तने कहते हैं। ठीक है, अब मुझे जो ऑनलाइन है मुझे ये बता दो कि भूमिगत तने का एग्जाम्पल कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो मुझे। भूमिगत तने कौन कौन से हैं भाई? भूमिगत तने जल्दी बताओ, सोचो मत हो भाई, सोच सोच और कोई बता देगा आंसर, जल्दी जल्दी। आलू और जल्दी बोला करो, नेहा को याद है और दोनों? चलो कोई नहीं, आलू बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं भाई आलू तो भूमि के अंदर आता है तो वो जड़ होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अभी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आएंगे आप लोगों के, तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या है। सलजम, प्याज, चलो बढ़िया है भाई, निहारिका, नीलाक्षी, नेहा। अभी देखना बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, सामने बैठे होते हैं ना तो बहुत मजा आता है अभी पढ़ाने में और पढ़ने में, दोनों में ही। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन से पादप के भाग वायव्य, अर्धवायव्य सब देखते हैं हम। ठीक है, जो भूमिगत तने होते हैं, कौन कौन से होते हैं भूमिगत तने? एक तो होता है कंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है घन कंद
और एक होता है सल्क कंद। आगे बात समझ में? तो भूमिगत तने कौन से होंगे? एक तो कंद होगा, एक प्रकंद होगा, एक घन कंद होगा, एक सल्क कंद होगा। कंद, प्रकंद, घन कंद और सल्क कंद। कितना अच्छा जम रहा है इसमें, कंद, प्रकंद, घन कंद, सल्क कंद। कोई बात नहीं, इधर देखो, अर्धवायु तने कौन सा होगा? भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और नंबर 4 भूस्तारिका। ठीक है। अर्धवायु तने कौन से होंगे? भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारिका। अभी सबके अर्थ बताऊंगा, टेंशन मत लेना भाई ये क्या क्या लिखते जा रहे हैं सर। अब वायु तने में कौन से होंगे? स्थूल, प्रतान और कंटक। ठीक है, स्थूल, प्रतान और ये कंटक। ठीक है, ये सब क्या है? वायव्य तने हैं। अभी केवल हमने क्या पढ़ा है? अभी तो हमने केवल कायिक जनन की परिभाषा पढ़ी है। ठीक है, इतना पढ़ा है। अब मैं इन दोनों का अर्थ बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब है कि जब पादप के किसी भी भाग के द्वारा, ठीक है, जब पादप के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो। लेकिन कैसे? स्वतः ही नए जीव का निर्माण हो और उसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। आगे होगी बात समझ में। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जब पादप के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब मानवीय हस्तक्षेप तो कलम, आप लोगों को पता है कलम लगानी है तो मनुष्य ही लगा सकता है, पेड़ अपने आप कलम नहीं लगाएगा। रोपण करना है हमें किसी कलम को एक पादप से दूसरे पादप पर या भूमि के अंदर रोपित करना है तो वो मनुष्य ही कर सकता है। अगर हमें दाब लगाना है किसी जड़ के ऊपर, हमें दाब लगाना है, गोबर मिट्टी का घोल बनाकर उसके ऊपर दाब लगाना है, तो वो मनुष्य ही लगा सकता है और कोई नहीं लगा सकता। गूटी बांधना है, गूटी बांधने का मतलब होता है किसी तने पर ऊपर से गोबर और गोबर लगाकर, अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आप लोगों को, गोबर लगाकर उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए। ठीक है ना, तो वो गूटी बांधने की क्रिया भी मनुष्य ही कर सकता है। तो परिभाषा क्या होगी? मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा पादप के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। और ये कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार, ये तो हम हमारे कोर्स में है ही नहीं शायद, ये तो नॉट इन सिलेबस, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आउटलाइन तो बताऊंगा ही सही। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं हम जो हमारे कोर्स में है। प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं पत्र कलिकाओं के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्र कलिकाओं के द्वारा। ये चार्ट एक बार देख लो, वैसे मैं सबके अर्थ अभी बताऊंगा, जब जिसका नंबर जैसे जैसे आता जाएगा तब मैं अर्थ बताता जाऊंगा। लेकिन इतना सा देख लो, तने 3 प्रकार के, वायव्य, अर्धवायव्य, भूमिगत। वायव्य का अभी अर्थ मैंने डायग्राम से बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो तना होता है, तने का संपूर्ण भाग भूमि की सतह के ऊपर हो तो उसे वायव्य तने कहते हैं। अर्धवायव्य का मतलब समझ गए आप लोग, जिसका कुछ भाग भूमि के अंदर हो, कुछ भाग भूमि के बाहर हो। और भूमिगत तने का मतलब समझ गए, जिसका संपूर्ण भाग भूमि की सतह के अंदर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तने कहते हैं। आगे बात समझ में? अब मैं आप लोगों को यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, मिटाना पड़ेगा मुझे सारा ये।
ये तो और बढ़िया काम हो गया। पहला हेडिंग, पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन। पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन, ठीक है भाई। पहले वाली बात समझ में आ गई, दोनों तीनों जो भी पढ़ रहे हैं। आगे ना ये चार्ट वाली बात समझ में बच्चों। हाँ सर, ठीक है साहब। अब हम पढ़ रहे हैं पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन, ठीक है। अब देखो, ये दो पादपों के वो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगेव और एक है अगेव और दूसरे का नाम है ऑक्जेलिस। इन दोनों पादपों में पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अब कैसे होती है, डायग्राम से समझो आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा और डिजाइन में दे दें तो ये लो साहब, अच्छा सा दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, अगेव का फल है, ठीक है। ये जो पत्र कलिकाओं के द्वारा जो कायिक जनन की क्रिया होती है, ये कहां कहां हो सकती है, एक तो फल पर हो सकती है और एक पत्ती पर भी ये क्रिया हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, जो अगेव का पादप होता है उस अगेव के पादप पर, ये सपोज करो ये अगेव का पादप का फल है, तो अगेव के पादप के फल पर, ये अगेव का पादप का फल है, ठीक है। इस फल पर छोटी छोटी अतिवृद्धियां निकलती है। ये छोटी छोटी अतिवृद्धियां बना दी मैंने, दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, छोटी छोटी अतिवृद्धि, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। ये अतिवृद्धियां क्या काम करती है, ये अतिवृद्धियां पोषण ग्रहण करने का कार्य करती है, पोषण ग्रहण करने का कार्य करती है। पहले तो देखते हैं इन अतिवृद्धियों क्या बोलते हैं। इन अतिवृद्धियों का नाम है बुलबिल। क्या नाम है इनका, बुलबिल, ठीक है। तो ये अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। ये अतिवृद्धियां क्या काम करती, पोषण ग्रहण करती है, और पोषण ग्रहण करके अब मैं यहां बना रहा हूं आकार में बड़ी हो जाती है। तो इन आकार में बड़ी हुई कलिकाओं को हम बुलबिल कहते हैं। ये बुलबिल है, ठीक है। तो जितनी बुलबिल अलग होगी, जैसे मैं यहां 5 बुलबिल अलग कर देता हूं, एक, ये दो तीन अलग ही कर देते हैं, कितनी भी कर सकते हैं वो, तो ये बुलबिल मैंने अलग कर दी, ठीक है ना। तो जितने ही नए क्या हो जाएगा, नए अगेव के पादपों का निर्माण हो जाएगा। और अभी मैंने कायिक जनन की परिभाषा क्या बताई थी, कि पादप के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पत्र कलिकाओं के द्वारा हो रहा है। और पत्र कलिकाओं का जो निर्माण होता है, यदि पत्र कलिकाएं भूमि के अंदर पाई जाएं, यदि पत्र कलिकाएं कहां पाई जाएं, भूमि के अंदर पाई जाती हैं, तो यदि ये भूमि के अंदर पाई जाती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, उस समय इन्हें बोलते हैं गेमा। ये इंग्लिश में जेमा भी लिखा रहता है, ठीक है ना। इंग्लिश जब लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं गेमा, ठीक है। तो इसको जेमा भी पढ़ लेते हैं कई बार, तो गेमा होता है।
लेकिन ये जो पत्र कलिकाएं होती हैं, ये पत्र कलिकाएं कहाँ पाई जाए, फल या पत्तियों पर पाई जाएं, तो इन्हें हम बोलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं, या बोलते हैं हम इनको पत्र कलिकाएं। आगे होगी बात समझ में आप लोगों को। तो जो अगेव और जो ऑक्जेलिस जैसे पादप होते हैं, उन पादपों के फलों पर छोटी छोटी अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी अतिवृद्धियों को क्या बोलते हैं, बुलबिल कहते हैं। ये बुलबिल पोषण पदार्थों को ग्रहण करके आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और जनक जीव से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पत्र कलिकाओं के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में, देखें बोलो आ गई के भाई। पत्र कलिकाओं के द्वारा आ गई समझ में। हाँ सर ठीक है साहब, आ गई। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। अरे भगवान माइक कहाँ गया, नहीं लगा। डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है, सब पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम। पहला तो ये था, दूसरा वो इंक कर देता। पत्ती द्वारा कायिक जनन, ठीक है, पत्ती द्वारा कायिक जनन। अब देखो पत्ती द्वारा कायिक जनन, तो पत्ती द्वारा कायिक जनन कौन से पादप में पाया जाता है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रायोफिल्लम, ठीक है। ब्रायोफिल्लम का सामान्य नाम है पत्थर चट्टा, ठीक है, ये ब्रायोफिल्लम का सामान्य नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक और पादप है जिसके अंदर ऐसा होता है, उसका नाम है बिगोनिया। ये एग्जाम्पल है किसके, पत्ती द्वारा कायिक जनन के। अब देखो पत्ती द्वारा कायिक जनन का मतलब क्या है, ये ब्रायोफिल्लम की पर्ण है, देखो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, पर्ण फलक, ठीक है। ये बीच में जो मोटी लाइन है ये क्या कहलाती है, मध्य सिरा। इससे जो निकलने वाली छोटी छोटी लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सिरा, ठीक है। और फिर इनसे जो छोटी छोटी और निकलती हैं ये क्या कहलाती हैं, यहां लिख देता हूं मैं, शिरिकाएं, जहां से पर्ण ये तने से जुड़ी होती है, ठीक है। ये तो होता है पर्ण का आधार, पर्णाधार, और ये होता है पर्ण व्रंत, ठीक है। वैसे ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं, हमें तो ब्रायोफिल्लम की पत्ती पढ़नी। और ये क्या है, पर्ण शिखाग्र, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पत्ती द्वारा कायिक जनन, ठीक है। कौन सी पत्ती में पाया जाएगा, ब्रायोफिल्लम की पत्ती में। अब ध्यान से सुनो, ब्रायोफिल्लम की पर्ण की सिराओं, ये ब्रायोफिल्लम की पर्ण की सिराओं, ये रही सिराओं, तो ब्रायोफिल्लम की पर्ण की सिराओं के शीर्ष भाग पर, यहां पर
शीर्ष भाग पर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो गया? यहाँ निर्माण हो गया। ठीक है, तो जितनी अपस्थानिक कलिकाएं इस पर्ण से अलग होगी, सपोज करो ये पर्ण पादप से टूटकर अलग हो जाती है। अलग होने के बाद यदि इस पर्ण को भूमि में लगा दिया जाता है तो एक पर्ण के द्वारा ही 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पादपों का निर्माण हो जाएगा। और कायिक जनन में हमने पढ़ा भी तो यही है कि पादप के किसी भी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए। तो पादप का कौन सा भाग ले लिया हमने? यहाँ पर पत्ती ले ली। आगे बात समझ में। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन किसमें पाया जाता है? पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म के पर्ण। एक और एग्जाम्पल याद रखना है, बिगोनिया के पादप में। इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। इसके अंदर कैसे लिखोगे? ब्रायोफिल्म पर्ण की ब्रायोफिल्म पर्ण की सिराओं, ये सिराओं के शीर्ष पर, ठीक है, सिराओं के शीर्ष पर किसका निर्माण होता है? बताओ। कलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो जितनी अपस्थानिक कलिकाएं इससे अलग होंगी उतने ही नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई क्या? जल्दी बता दो। आ गई क्या बात समझ में? किसी का जवाब आता ही नहीं, सोते रहते हैं। नीलाक्षी, श्रद्धा, ठीक है, नेहा, चलो बढ़िया। हाँ, थोड़ा लेट आता है इनके पास। हाँ चलो, एक बार चार्ज लगा दे इसको और कमेंट्स देखते रहना अगर ये करे तो। ये तो हो गया आप लोगों के पत्ती द्वारा। अब मेरे को बताना है जड़ द्वारा। ठीक है, डायग्राम ऐसा कैसा नोट्स में मिल जाएगा, आप लोगों को उतार लेना है इसको। ठीक है साहब, पत्ती द्वारा हो गया। अब आप लोगों को जड़ द्वारा देखना है। तीसरा किसके द्वारा? जड़ द्वारा कायिक जनन। ठीक है, जड़ द्वारा कायिक जनन। अब देखो कुछ पादप को हैं, एक तो शतावर, डहेलिया, शतावर है, डहेलिया है और शीशम है। ये तो मैं आप लोगों को अपने बुक के अनुसार, जो एनसीईआरटी का बुक है उस बुक के अनुसार ही बता रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे पादपों की जड़ें हैं, जिस भी जड़ को आप लोग लगाओगे आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने वो सो क्या बोलते हैं, नीम गिलोय में तो तना लगता है, और नहीं उसमें भी तना है, हाँ तना लगता है। किसमें लगती है जड़? जड़ किसमें लगेंगी बताओ। देखिए किसी को जड़ का एग्जाम्पल याद है क्या? अरे दूब घास वगैरह नहीं है कि गार्डन में क्या लगाते हैं, जड़ों को तो डाल देते हैं, वो जड़ें फैल जाती है। थोड़ा याद तो रखा करो भाई। जड़ द्वारा कायिक जनन, तो शतावर, डहेलिया, शीशम। सपोज करो ये रहा शतावर का पादप। ठीक है, शतावर का पादप ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो इसकी जड़ें होती है, ये जड़ें, तो इनकी जड़ों पर, इनकी जड़ों जहां से जड़ें निकलती है वहां से कुछ आधार भाग से कुछ अतिवृद्धियां बाहर आ जाती हैं। ठीक है, जो जड़ें होंगी ना उन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। यूं समझ लो आप लोग। तो जड़ों पर क्या पाई जाती है? यहां लिखता हूं, शतावर, डहेलिया, शीशम के पादपों की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है? यहां पर पाई जाती है। इनकी जड़ों पर क्या होंगी?
अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तो जैसे इस जड़ को काट कर आप लोग भूमि में अलग जगह, मतलब ये भूमि में काटना नहीं है हमें, क्योंकि तो प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ रहे हैं ना, हमें काटने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों पर ये क्या होंगी, ये अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएंगी। तो जैसे ही ये जड़ बाहर की ओर गति करती है तो ये अपस्थानिक कलिकाएं बाहर निकल जाएंगी। तो जितनी जड़ें बाहर निकलती, जितने कायिक जनन के भाग, जैसे जड़ यहां फैली जा रही है, इसका ये दोबारा सही से बनाता हूं मैं, जैसे ये जड़ वाला भाग है, ये भूमि में फैल रहा है, तो इसमें ये जो अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएंगी, ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होंगी, भूमि से बाहर निकल आएंगी, ये भूमि से बाहर निकल आती है। तो जितनी भी अपस्थानिक कलिकाएं भूमि से बाहर निकल के आएंगी, उतने ही नए पादप का निर्माण वो कर लेती हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो गया, जड़ के द्वारा कायिक जनन हो गया। सिंपल सा है, शतावर में पाया जाएगा, डहेलिया में पाया जाएगा, शीशम में पाया जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया इसका, किसके द्वारा पढ़ना है हमें, जड़ तना। अब हमें पढ़ना है तने के द्वारा, तने के द्वारा कायिक जनन। ठीक है, अब तने कितने प्रकार के, पहला प्रकार तो है वायवीय तने। अब परिभाषा याद कर लेनी है आप लोगों को, याद क्या, अब तक तो याद होगी वायवीय तने क्या होते हैं। ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग भूमि की सतह के ऊपर, भूमि की सतह के ऊपर उपस्थित हो तो उसे वायवीय तने कहते हैं। आगे बात समझ में, उसे हम क्या बोलते हैं, वायवीय तने कहते हैं। ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग, जैसे अभी मेरे हाथ को देख लो, ये तो भूमि की सतह है और ये तना है। अब इसका पूरा का पूरा भाग क्या है कि भूमि की सतह के ऊपर है। ठीक है ना, तो ऐसे तने जिनका पूरा भाग क्या हो, भूमि की सतह के ऊपर पाया जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वायवीय तने कहते हैं। अब वायवीय तने में कायिक जनन किस किस के द्वारा हो सकता है, एक तो सूल के द्वारा, एक अभी बताया था प्रतान के द्वारा, और एक बताया था मैंने कंटक के द्वारा। अब हमें यह पता होना चाहिए सूल क्या है, प्रतान क्या है और कंटक क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई कांटा ऐसे हो, बिल्कुल ये तना है और यहां से निकलकर ऐसे बिल्कुल ऐसे हो, ठीक है, उसको तो बोलते हैं हम सूल। और कंटक का मतलब कैसे हो, ये तना है और इसको बोलते हैं ऐसे हो। ठीक है, अब देखो, जैसे अभी मैं बोलूं कि आप लोगों ने इंजेक्शन तो देखा होगा ना, वो इंजेक्शन बिल्कुल सीधा होता है, तो उसको तो बोलते हैं हम सूल। ठीक है, और कंटक का मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, वो हम आंकड़ा फंसा के डालते हैं ना, कोई हमें बिजली चोरी करनी हो तो वो आंकड़े बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कंटक। तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है कंटक। अब देखो सूल, अब प्रतान क्या होती है, आप लोगों ने बेल देखी होगी, बेल लता, हिंदी में लता बोलते हैं, सामान्य से बेल बोलते हैं, और सींगों वाले बेल नहीं, पादप वाला बेल। ठीक है, जैसे कौन सी बेल बताओगे आप लोग, चमेली, इधर से लौकी, इधर से मटर, मटर का तो पादप होता है, लौकी, तोरी, बहुत सारे होते हैं, खरबूजे की, ककड़ी की, इनकी सबकी बेल होती है। तो आप लोगों ने ये तो नहीं देखी हो, तो आप लोगों ने मटर का पादप जरूर देखा होगा। मटर के पादप में ये तो मटर का पादप बना दिया मैंने। ठीक है, ऐसे बना देता हूं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन कल्पना कर रहे हैं केवल, ठीक है ना, सपोज कर रहे हैं। उसमें कई बार आपने ऐसी स्प्रिंग जैसी संरचना देखी होंगी, स्प्रिंग जैसी संरचना है, कई जड़ों, कई आप लोग बेल देखोगे ना, उन बेलों में ऐसी स्प्रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन स्प्रिंग जैसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतान
कहते हैं। अब तीनों का अर्थ आप लोगों के समझ में आ गया, ठीक है। स्थूल, प्रतान, कंटक, ठीक है। अब वायव्य तने का अर्थ तो आप लोगों को पता चली गया कि ऐसे तने जिनका संपूर्ण सतह भूमि की सतह, ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग क्या हो, भूमि की सतह के ऊपर हो। हमें क्या पढ़ना है, वायव्य तनों के द्वारा कायिक जनन पढ़ना है। तो वायव्य भाग कौन सा होना चाहिए, एक स्थूल, प्रतान, कंटक। तो ये जो वायव्य भाग हैं, तो ये भाग क्या करेंगे, इन भागों को यदि अलग कर लिया जाए, ठीक है ना, अगर ये जो भाग होते हैं, इन भागों से भी क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये किसका काम करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, आरोहण। आरोहण किसके लिए आएगा, इसके लिए। आरोहण का मतलब होता है दीवारों पर चढ़ना या एक पादप से दूसरे पादप पर चढ़ना। तो ये आरोहण का कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ ये किसका कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। सुरक्षा कार्य कैसे, ये सूल और प्रतान, ये सूल और कंटक है, ये क्या है, कांटे होते हैं, तो एक तरीके से सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि सूल किसमें पाए जाते हैं, गुलाब, नींबू, बेर, इनमें तो सूल होते हैं। और प्रतान किसमें पाई जाएगी, मटर के पादप में, लौकी के पादप में, मर्जी पड़े जो ही लिख देना। कंटक किसमें पाया जाएगा, करौंदा, ठीक है ना, करौंदे के पादप पर कंटक पाए जाते हैं। तो ये सूल, प्रतान, कंटक, इन तीनों के द्वारा भी कायिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। ये तो होगा वायव्य तने। अब वायव्य तने के बाद देखते हैं हम अर्धवायव्य तने। अर्धवायव्य तने। अब अर्धवायव्य तने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये तो भूमि की सतह है, ये क्या है, भूमि की सतह। और इसमें क्या होता है, कुछ भाग भूमि की सतह के अंदर होता है, कुछ भाग भूमि की सतह के बाहर होता है। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, ये भूमि की सतह है, अधिकांश भाग भूमि की सतह के बाहर और कुछ भाग भूमि की सतह के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अर्धवायव्य तने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे तने जिनका कुछ भाग भूमि की सतह के अंदर तथा कुछ भाग भूमि की सतह के बाहर हो, तो ऐसे तनों को अर्धवायव्य तने कहते हैं। ऐसे तनों को क्या बोलते हैं, अर्धवायव्य तने कहते हैं। मार कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ऐसे तनों को क्या बोलते हैं, अर्धवायव्य तने कहते हैं, ठीक है। अब अर्धवायव्य तनों के एग्जाम्पल, पहला तो प्रकार है मतलब भूस्तारी। अब देखो अपनी बुक में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अपनी बुक में अर्धवायव्य तनों को कैसे बांट रखा है, भूस्तारी, फिर बांट रखा है ऊपरी भूस्तारी, फिर बांट रखा है अंतः भूस्तारी, ठीक है ना। और अपने यहाँ बूंदी में पढ़ा भी देते हैं आज भी लोग, भाई ये 3 भाग होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भूस्तारी को ही अगर आप लोगों को कोई ऐसा टीचर बता भी सकता है यहाँ पर कि भाई भू एक प्रकार तो भूस्तारी है, दूसरा ऊपरी भूस्तारी है, अंतः भूस्तारी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भूस्तारी के ही प्रकार हैं, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको मुझे ही गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, तो ऐसा ही लिखा हुआ है बुक में, तो ठीक है ना, तो मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप से जब आप लोग बड़ी कक्षाओं की बुक पढ़ेंगे या स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो उनमें पता चलेगा आप लोगों को कि भूस्तारी के ही प्रकार होते हैं, एक तो ऊपरी भूस्तारी और एक अंतः भूस्तारी, ठीक है ना।
अब भूस्थारी का मतलब क्या होता है? भूस्थारी तने क्या होते हैं? ऐसे तने, ध्यान से सुनना, ऐसे तने जो भूमि के समानांतर, ठीक है, गति करते हैं, भूमि के समानांतर। जैसे ये है, यहां से कोई पादप की जड़ निकल रही है और ये तना भूमि के समानांतर ऐसे गति करता है, ठीक है। बेल जो होती है वो ऐसे रेंग रेंग कर गति करती है, ठीक है। तो भूमि के समानांतर गति करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूस्थारी तने कहते हैं, ठीक है। भूमि के समानांतर बोल दो, या इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड और है, भूमि के क्षैतिज वृद्धि करता है। भूमि के क्षैतिज क्या करेगा? ये भूमि के समानांतर या भूमि के क्षैतिज क्या करता है? ये वृद्धि करता है, ठीक है। और इस क्षैतिज वृद्धि के साथ साथ ही जब क्षैतिज वृद्धि करता है तो इसकी कुछ सतह पर, यहां पर, जैसे यहां पर यहां पर किसका निर्माण होता है? अपस्थानिक, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहां पर जड़, या फिर इस जड़ को न लिखकर हम इसके क्या लिख सकते हैं? अपस्थानिक कलिकाओं, ठीक है। अपस्थानिक कलिकाओं भी लिख सकते हैं। अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है, तो जितनी अपस्थानिक कलिकाएं बनेंगी उतने ही क्या हो जाएगा? नए पादपों का निर्माण हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसमें एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं हम? स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल ले लेंगे। अब ये स्ट्रॉबेरी जो ये भूस्थारी है उसी के दो प्रकार है, एक तो ऊपरी भूस्थारी और एक अंत भूस्थारी। अब ऊपरी भूस्थारी का मतलब समझो क्या होता है? ये तो है भूमि की सतह, ठीक है ना। तो ऐसे तने जिनका अधिकांश भाग, ये तो पादप यहां से स्टार्ट हो रहा है, पादप यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं बॉक्स बना देता हूं, दिख जाएगा बड़ा। पादप यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तने जिनका अधिकांश भाग, अब ये तना है जिनका अधिकांश भाग तो भूमि की सतह के ऊपर हो और कुछ भाग भूमि की सतह के नीचे हो। ये कुछ भाग है भूमि की सतह के नीचे और अधिकांश भाग कहाँ है? भूमि की सतह के ऊपर, ठीक है। अधिकांश भाग तो भूमि की सतह के ऊपर हो और कुछ भाग भूमि की सतह के नीचे हो। तो इस प्रकार के तनों को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्थारी तने कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दूब घास, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ऊपरी भूस्थारी। फिर अंतः भूस्थारी। अंतः भूस्थारी में क्या है? ये तो है भूमि की सतह और ये रहा आप लोगों के पादप का निर्माण होने वाला स्थान। तो ऐसे तने जिनका अधिकांश भाग तो भूमि की सतह के अंदर हो और कुछ भाग भूमि की सतह के बाहर हो। अधिकांश भाग तो भूमि की सतह के अंदर हो और कुछ भाग भूमि की सतह के बाहर हो। अब देखो यहां पर अधिकांश भाग तो भूमि की सतह के अंदर हो रहा है और कुछ भाग भूमि की सतह के बाहर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः भूस्थारी कहते हैं। जैसे पुदीना, ठीक है। ये तीनों बात समझ में आ गई? भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी। देखो मुझे देना। आ गई कि भाई ये बात समझ में? जल्दी बता दो। भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी। हाँ सर, नेहा तो बोल गई। नीलाक्षी, यस सर। और ये कहाँ है? श्रद्धा। ये गायब है। ठीक है, ये तीनों हो गया टॉपिक। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अब देखो यहाँ लास्ट वाला ही बताता हूं मैं, भूस्थारी का। भूस्थारिका। अब भूस्थारिका वाले तने कौन से होते हैं? ये होते हैं जलीय पादप के, जलीय पादप के। अब देखो जलीय पादप में क्या होगा? ऐसे तने, ये अब भूमि की सतह नहीं है, ये किसकी सतह है? ये है जल की सतह। ये किसकी सतह है? ये है जल की सतह, ठीक है। तो ऐसे पादप
जिनका कुछ भाग तो जल की सतह के ऊपर हो और कुछ भाग जल की सतह के अंदर हो, कुछ भाग जल की सतह के ऊपर और कुछ भाग जल की सतह के अंदर हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भूस्तारिका का वर्ड याद रखना इसमें, ठीक है ना। और तो भूस्तारी है और इसमें भूस्तारिका है। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन था, बंगाल का आतंक या वाटर हायासिंथ, बंगाल का आतंक वाटर हायासिंथ या आइकोर्निया, आइकोर्निया या महाविपत्ति, महाविपत्ति किसे कहते हैं, महाविपत्ति किसे कहते हैं। ये भूस्तारिका का, अभी भूस्तारिका पढ़ा था ना हमने, उसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, और ये जलकुंभी से ही क्वेश्चन आया था, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है अपने, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, ठीक है। अब बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, या फिर वाटर हायासिंथ किसे कहते हैं, या महाविपत्ति, लेकिन ये वर्ड आएंगे नहीं आप लोगों के, आइकोर्निया और महाविपत्ति आएगा नहीं, इसको ही बोलेंगे या तो वाटर हायासिंथ समझाइए या फिर बंगाल का आतंक। और जो फेमस क्वेश्चन बनता है वो बनता है बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बंगाल का आतंक क्या होता है। जो जलकुंभी होता है, जलकुंभी क्या है, एक जलाशय का खरपतवार होता है। जलाशय का क्या होता है, एक खरपतवार होता है। खरपतवार का मतलब समझते हो ना, अनावश्यक पादप होते हैं ना, जो हमारे काम नहीं आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं खरपतवार। तो ये क्या है, जलकुंभी क्या है, एक खरपतवार है, ठीक है, जलाशय का खरपतवार है। अब ध्यान से सुनो, ये जो जलकुंभी है, इसकी जो पत्तियां और जो पुष्प होते हैं वो अत्यधिक सुंदर व आकर्षक होते हैं। जलकुंभी की पत्तियां व पुष्प सुंदर व क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, जलकुंभी की पत्तियां क्या होती है, सुंदर व आकर्षक होती है, जिसके कारण ये जलाशय की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, हम किसी चीज को क्यों उगाते हैं भाई, अगर कोई सुंदर हो आकर्षक हो तो हम उसको हमारे घर में पादप को इसलिए उगाया जाता है कि वो घर की शोभा बढ़ाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जलकुंभी क्या करता है, इसकी पत्तियां सुंदर और आकर्षक होने के कारण ये क्या करती है, जलाशय की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, और अब यहां से सुनना स्टार्ट करना, ठीक है, समझना स्टार्ट करना। यहां से जो जलकुंभी होती है, उस जलकुंभी में तीव्र कायिक जनन की क्षमता पाई जाती है। जलकुंभी में क्या पाई जाएगी, जल कुंभी में, सही लिखा ना, तीव्र, तीव्र कायिक
जनन की क्षमता पाई जाती है। क्या है इसमें? तीव्र कायिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत कम समय में पूरे जलाशय में फैल जाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे ये बहुत कम समय में जलाशय में फैल जाते हैं। मार कर देना। जिससे ये बहुत कम समय में जलाशय में फैल जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जब ये जलाशय में फैल जाते हैं तो क्या होगा, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? जल में जो भी ऑक्सीजन होगी उसको ग्रहण कर लेंगे। ये क्या करेंगे? ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे जलाशय में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिससे जलाशय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिससे क्या होगा? जलाशय में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वहां रहने वाले जीव जंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां रहने वाले जीव जंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत हो जाते हैं। ठीक है। मृत हो जाते हैं और मृत हो जाएंगे तो क्या होंगे? वो उस जलाशय में क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। जब सड़ जाएंगे, गल जाएंगे तो उन पर जीवाणु, विषाणु ये होंगे। अब जीवाणु, विषाणु वाले जलाशय को, जल के पानी को कोई पिएगा तो वो क्या हो जाएगा? मरेगा ही सही। तो ऐसा सबसे पहले कहां देखा गया था? बंगाल में देखा गया था। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। और वाटर हायासिंथ इसका इंग्लिश नेम है और आइकोर्निया इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसलिए वाटर हायासिंथ और आइकोर्निया, ये महाविपत्ति आई थी उस समय, बहुत सारी बीमारियां फैली थी, इसलिए इसको महाविपत्ति भी कहते हैं। तो बंगाल का आतंक, आगे बात समझ में आप लोगों को? अब पहले तो मैंने टुकड़ों में बताया, अब एक साथ सुन लो इसको। बंगाल का आतंक क्या होता है? जो जलकुंभी होता है, ठीक है, जलकुंभी की पत्तियां और जो पुष्प होते हैं वो अत्यधिक सुंदर व आकर्षक होते हैं। जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण वो जलाशय में उसको निकाला नहीं जाता और वहां की शोभा बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होती है? तीव्र कायिक जनन की क्षमता पाई जाती है। तीव्र कायिक जनन की क्षमता के कारण कुछ ही समय में ये पूरे जलाशय में फैल जाता है और पूरे जलाशय में क्या काम करता है? ये वहां पर घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण जलाशय में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और उस ऑक्सीजन की कमी से वहां रहने वाले जीव जंतु मृत हो जाते हैं। मृत होने के बाद वो उस जलाशय में सड़ गल जाएंगे, जिससे उसके उनके ऊपर जीवाणु, विषाणु का निर्माण होता है। ठीक है। जीवाणु, विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उस जब जलाशय के जल को कोई पीता है तो वो मृत हो जाता है या उसमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सबसे पहले बंगाल में देखा गया था, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में देखना। आगे भाई बात समझ में, ये बंगाल का आतंक समझ में आ गया क्या? पांच, 36, 37। ठीक है, आ गया। तो अब आगे पढ़ते हैं भूमिगत तने। देखो,
अब भूमिगत तनों में क्या होगा? भूमिगत तने ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग भूमि की सतह के अंदर ही हो। ठीक है, ऐसे तने जिनका संपूर्ण भाग क्या हो, भूमि की सतह के अंदर ही हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तने कहते हैं। ये तने क्या करते हैं? भूमि से पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में अनियमित हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हें हम पोषक पदार्थ और हम इन्हें भोजन के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर पाई जाने वाली कायिक कलिका या अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। हम पढ़ रहे हैं तने में कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन का मतलब क्या होता है? पादप के किसी भी भाग के द्वारा। अब पादप का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? तना पढ़ रहे हैं। तने में भी कौन सा पढ़ रहे हैं? भूमिगत तना पढ़ रहे हैं। अब भूमिगत तने पर कुछ ना कुछ तो होगा। अब भूमिगत तने पर क्या होगा? कायिक कलिकाएं पाई जाएंगी या अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएंगी या कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाएंगी। इन कलिकाओं के द्वारा ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला प्रकार आता है कंद। और कंद का उदाहरण आप लोगों को पता है, क्या लिखोगे? आलू। आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। ऐसा मत समझ लेना कि ये भूमि के अंदर होता है तो जड़ होती है। ठीक है, अब देखो ये जो आलू होता है, इस आलू की सतह पर एक कैसा भी बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूं, नहीं तो कहोगे आलू भी गोल होता है। इतना टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता, ऐसा बना लेते हैं यार, कैसा भी। अब लग रहा है ये थोड़ा आलू है। ठीक है, अब क्या होता है कि आलू के ऊपर वी आकार की, ऐसे आलू के ऊपर वी आकार की क्या पाई जाती हैं? कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आलू के ऊपर क्या होती है? वी आकार की कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कलिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? नए जीव का निर्माण या नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कंद के बाद दूसरा क्या है? प्रकंद। और प्रकंद का एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? अरबी। ठीक है, अब देखो, नहीं नहीं, कंद प्रकंद ये तो हल्दी आएगा, सॉरी, अदरक या हल्दी। ठीक है, अब देखो जो प्रकंद होता है, अदरक या हल्दी, ये अदरक या हल्दी बना दी मैंने। इसमें ऐसे रेसे देखना आप लोग, घर पे आप लोग देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं इनकी सतह पर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे रेसे होते हैं, ये ऐसे इसकी सतह पर होंगे। इन रेसों को हम क्या बोलते हैं? इन रेसों को हम बोलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, तो इन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा आप लोगों ने कभी अदरक या हल्दी लगाई हो तो आप लोग इसको लगा दोगे, और भूमि में लगाने के बाद ये जो इसके रेसे हैं, इन रेसों से ही क्या हो जाएगा? यहाँ एक गांठ बन जाएगी, यहाँ दूसरी बन जाएगी, बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। कंद प्रकंद। तीसरा क्या है? घन कंद। इसका उदाहरण आएगा अरबी। ठीक है, अरबी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये अरबी ऐसी होती है। ठीक है, अब ये क्या है? अरबी के आधार भाग से पार्श्व में, ये पार्श्व में, आधार भाग से पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइडों में। ठीक है ना, हमारे हाथ पार्श्व में लगे हुए हैं तो साइडों में लगे हुए हैं, तो पार्श्व में क्या होता है? यहां पर पार्श्व में छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होता है, और इन कलिकाओं से ही क्या होता है? नए पादप का निर्माण हो जाता है, ये कलिकाओं के द्वारा। ये गणकंद में अरबी। नंबर 4 सल्क कंद। सल्क का मतलब होता है आवरण, और आवरण किसमें पाया जाता है? प्याज में और लहसुन
सुन में। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने देखा हो प्याज कैसा होता है। ये प्याज और ये प्याज का तना, ये गोल गोल चकती पाई जाती है ना पीछे, जो डिस्क बोलते हैं हम इसको साइंस में। ठीक है, डिस्क, ये डिस्क पाई जाती है। ठीक है ना, इस डिस्क के ऊपर छोटे छोटे बाल निकले रहते हैं, देखना आप लोग, इनको बोलते हैं हम अपस्थानिक कलिकाएं। ठीक है, तो इन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये कंद, प्रकंद, गंध कंद और सल्क कंद, ये सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, देखो उसमें आगे बात समझ में सबको। बता दो भाई, यस या नो। ठीक है साहब, अब हम पढ़ रहे हैं कायिक जनन के महत्व। कायिक जनन के महत्व। आप लोग बोलोगे कि कृत्रिम कायिक जनन तो बताया ही नहीं। ठीक है ना, वो कृत्रिम कायिक जनन की अलग दिन कोई क्लास लगाएंगे। ठीक है ना, ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अलग से एक क्लास लगाएंगे, जिसमें आधे घंटे में उसको तीनों चारों टॉपिक को समझा देंगे। वो अपने कोर्स में नहीं है इसलिए अभी यहाँ नहीं बताया जा रहा, लेकिन मैं उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, कायिक जनन के महत्व। अगर यहाँ पर परीक्षा में कायिक जनन न आके अलैंगिक जनन आ जाए, अलैंगिक जनन के महत्व, तो भी आंसर यही लिखना है। या तो कायिक जनन आ जाए परीक्षा में तो ठीक है, या फिर अलैंगिक जनन आ जाए परीक्षा में तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होता है। अब देखो कायिक जनन के क्या फायदे हैं। पहला फायदा, ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता ही नहीं है। आप लोगों को पता है कि कई पादप हैं, जैसे केला है, गन्ना है, जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, उन्हें कौन सी विधि के द्वारा लगाया जा सकता है, कायिक विधि या कायिक जनन विधि के द्वारा लगाया जा सकता है। तो पहला महत्व क्या हो गया, ऐसे पादप जिनमें, ऐसे पादप जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, उन्हें कायिक जनन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादपों में कौन से आ सकते हैं, एक तो केला आ सकता है और एक गन्ना आ सकता है। पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व क्या है, अब देखो ऐसे पादप जिनमें बीज तो पाए जाते हैं, ऐसे पादप जिनमें बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें लैंगिक जनन करने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें भी कायिक जनन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादप जिनमें बीज तो पाए जाएंगे लेकिन उन बीजों में कायिक जनन की क्षमता ही नहीं है,
उनमें अंकुरण ही नहीं हो सकता, तो ऐसे बीज, ऐसे पादपों को हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? कायिक जनन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूब घास, दूब घास में आप लोग देखना, जब गार्डन में जाओ तो उसमें देखना छोटे छोटे दाने दाने जैसे बीज आते हैं, लेकिन वो बीज किसी काम के होते हैं नहीं, लैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं। अब देखो कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, जिनमें क्या है? अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? कायिक जनन विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बीज, यहां बीज लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं हो सकती है। जैसे अंगूर, आप लोग अंगूर खाओगे ना, तो अंगूर के अंदर एक पतला सा दाना निकलता है, कभी देखना आप लोग, तो उस अंगूर के बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, तो हम उसकी भी, अंगूर की भी क्या लगते हैं? बेल को काटते हैं और भूमि में लगा देते हैं। ठीक है, तो अंगूर की बेल में भी कायिक जनन की विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं पादप को, तो यह भी इसका एक महत्व हो गया। नंबर 4 क्या होगा इसमें? इसमें क्या कर सकते हैं हम? जैसे हमने क्या करा कि एक खेत है, मतलब छोटा सा भाग है, अब छोटे से भाग में हमें क्या करना है? कायिक जनन के द्वारा हम क्या, उसको बहुत ही कम समय में हरा भरा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हमने दूब घास लाए, जैसे आप लोगों के सामने, जैसे ये इतना बड़ा खेत है, सपोज करो। ठीक है, अब यहाँ नीम का पादप उगाया, एक नीम का पादप उगाया तो ये तो एक ही उगेगा, यहाँ उगाया तो ये दूसरा उगेगा, लेकिन क्या हो सकता है कि इसके बराबर ही कोई खेत है। ठीक है ना, अब यहाँ हमने दूब घास लगा दी यहाँ इतने से भाग पे, अब दूब घास में तो क्या होती है? कायिक जनन की क्षमता होती है, तो वो तीव्र गति से क्या हो सकती है? पूरे भाग में फैल जाएगी, पूरे भाग में फैल जाएगी और पूरे भाग को बहुत ही कम समय में हरा भरा कर देगी। तो इस विधि कायिक, इसका क्या महत्व है? एक महत्व क्या हो गया कि इस विधि के द्वारा बहुत कम समय में किसी क्षेत्र को हरा भरा किया जा सकता है। आगे बात समझ, किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? हरा भरा कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखना, कायिक जनन के द्वारा उगाए गए पादपों में जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि बीज द्वारा लगाए गए पादपों में जीवित रहने की संभावना कम होती है। देखो कायिक जनन के द्वारा जैसे हमने क्या करा कि फसल, कायिक जनन के द्वारा हमने क्या, कमल 5 गुलाब के पादप उगाए, एक ये उगाया, एक ये उगाया, एक ये उगाया, एक ये उगाया, एक ये उगाया। ठीक है, हम कायिक जनन की विधि के द्वारा उगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको अच्छे से निरीक्षण करेंगे इसका। ठीक है ना, कि भाई कलम अच्छी तो है ना, ठीक है, कोई रोग वाली तो नहीं है ना, आसानी से दिख जाती है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे? अच्छे से इसका निरीक्षण करके भूमि में लगा देंगे, इसको भूमि में लगा दिया, और लगाने के बाद इन 5 को हम आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई पादप सूखने लगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसमें पानी की कमी है, या हमें कोई उर्वरक इसमें डालना है, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे ही हमने क्या करा? बीजों के द्वारा गुलाब को उगाने की कोशिश की, तो ये भूमि के अंदर 1 2 3 4 5 बीज हमने यहां डाल दिए। तो अब ये तो भूमि के अंदर डाल दिए, अब हम इनको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है ना, हो सकता है कि कोई यहां पर कोई जीवाणु वगैरह हो, वो जीवाणु क्या कर जाए? इनमें से एक बीज को खा जाए, या किसी पक्षी की नजर चल गई तो ये दूसरे बीज को खा जाए। ठीक है ना, या फिर ज्यादा पानी हो गया तो ये तीसरा बीज गल जाए, तो हमें तो पता ही नहीं चला। अब 5 में से कितने पादप बने? यहाँ तो 2 ही पादप बने, और यहाँ 5 में से 5 का निरीक्षण हम कर रहे थे, हो सकता है कि 1 2 नष्ट हो जाए, फिर भी 3 पादप तो बने। ठीक है ना, वैसे नष्ट नहीं होने देते हैं हम, देखते हैं तो, लेकिन फिर भी नष्ट हो जाए तो 3 तो बचे। तो क्या बता रहा हूं मैं यहां पर? मैं बता रहा हूं 5वां पॉइंट कि कायिक जनन के द्वारा
उगाए गए पादपों के जीवित रहने की संभावना, कायिक जनन के द्वारा उगाए गए पादपों के जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है अन्य की अपेक्षा। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये 4-5 पॉइंट है कायिक जनन के महत्व के। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि चारों पांचों में से जल्दी बोल दो, जो भी देख रहा है वो बता दो मुझे। आया कमेंट्स? ये जो पांचों महत्व बताए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ला मुझे दे दो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। नहीं है तो ये आप लोगों के कायिक जनन का भाग पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कल की क्लास में आप लोगों के आएगा लैंगिक जनन इसके बाद। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन के लिए मैंने आप लोगों को बोल ही दिया कि ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अलग से क्लास, क्योंकि ये अपने कोर्स में है नहीं तो ये अलग से क्लास आप लोगों को, क्योंकि आधे घंटा लगेगा उसमें पूरा वो चारों पांचों टॉपिक बताने में, तो वहाँ बता दें। और इनको आप लोगों को अभी पीडीएफ भेज ही दूंगा मैं, इनको सीधे सीधे नोट्स में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, जो उससे क्या है कि आप लोगों को याद, मतलब बनाओगे तभी तो याद करोगे, नहीं तो ये तो देख लेते हैं अपन 2 मिनट में, 2 मिनट देखने से कुछ भी नहीं होता, भूल जाते हैं वापस। इनको याद करना अच्छे से, और फिर कोई समस्या हो तो अपन जब ऑफलाइन में मिलेंगे तब पूछ लेना, या फिर आप लोग मुझे कुछ दिनों में अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को, तो वो तो जो भी ऐड कर रखा है वो मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा आप लोगों को, और आप लोग फिर उसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।